सूरत के तत्वाधान में आयोजित माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे सम्मानित साथी, हमारी बेटियां, मातृशक्ति, नौजवान दोस्त, सबसे पहले मैं आपको माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मौके पर आप लोगों ने मुझे याद किया, इस महान कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया और इसी बहाने मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। इसके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप निरंतर सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और जो साथी सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनका सम्मान समारोह भी करते हैं। इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उनके जन्मदिन के मौके पर इकट्ठा हुए हैं तो इतना जरूर हमारा फर्ज बनता है कि जो उन्होंने हमारे लिए काम किया, उस समय उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया कि हमारे बाद जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी वो पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो और समाज में उसे इज्जत के सम्मान के साथ जीने का मौका मिले। इस कारण इस देश के जितने गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, सारे लोग आज उनको पूरे जनवरी के महीने भर पूरा उनको याद करते हैं। वैसे तो हम लोग 3 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन 3 जनवरी से पहले ही माता सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और पूरी जनवरी और फरवरी तक चलते रहते हैं। हमारे लिए उत्साह का दिन है कि जिस समाज को इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिस वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसके लिए माता सावित्रीबाई फुले ने महात्मा फुले के साथ मिलकर के आजीवन संघर्ष किया। आप लोग परिचित होंगे कि जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, महात्मा फुले ने, माता बाई सावित्री फुले ने, और इसके बदले हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके घर परिवार के लोगों ने इसलिए उन्हें घर से निकाला कि ये शिक्षा पहले ग्रहण कर ली, एक पाप किया और दूसरा पाप किया करा कि पढ़ाने का काम करते। इसलिए पूरी बिरादरी ने उनका बहिष्कार किया, घर से निकाला उनके परिवार वालों ने, और अगर उनको किसी ने आश्रय दिया तो बहन फातिमा शेख ने दिया और उसके भाई गर्दाफ अली ने। और बहन फातिमा शेख ने अपने घर में उन्हें रखा और पूरी जीवन शादी नहीं किया, और माता सावित्रीबाई फुले के साथ वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में माता सावित्री फुले के साथ लगी। आज उनको भी हम याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं और आप सबको भी नमन करना चाहिए। हमारे देश में जैसा माहौल है उस माहौल को समझते हुए, और अगर हम उस दिन को याद करें जिस दिन माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को घर से निकाला गया, और अगर पहला आदमी कोई घर में रखने को तैयार हुआ तो बहन फातिमा शेख और उसका भाई था। तो ऐसे मौके में हम उनको भी याद करते हैं और उनको भी श्रद्धा के साथ सुमन अर्पित करते हैं। आप लोग माता सावित्रीबाई फुले
महात्मा फुले, उनके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, संत रामवीर, संत गाडगे, बिरसा मुंडा, बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए। उसी कड़ी में बाबू जगदेव प्रसाद जी, रामस्वरूप वर्मा जो कानपुर देहात में पैदा हुए कुर्मी समाज के थे, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की, और रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद ने मिल करके शोषित समाज दल बनाया। उनकी भी लड़ाई वही लड़ाई थी जो अपने जमाने में माता सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने। मैं इस मौके पर आपसे एक बात कहूंगा कि जिस समय महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, और उन्होंने बहुत गहराई से इसको समझा कि शिक्षा के अभाव में हमारी मति गई, मति के अभाव में हमारी गति नहीं है, और गति के अभाव में हमारे पास धन नहीं है, और धन के अभाव में हम हताश और निराश हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा को प्रथम अनिवार्य माना। और आज मैं इस बात के लिए, क्योंकि अधिकांश लोग आप लोग जौनपुर के हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी कोने से हैं, कुछ ना कुछ दूसरे प्रदेशों से हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा यहाँ जौनपुर के लोग हैं। मैं ये जानता हूँ कि शिक्षा के महत्व को अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो जौनपुर के लोग जानते हैं। जौनपुर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी जगहों में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल सर्विसों में हैं, और भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ जौनपुर के लोग नहीं मिलते। इसके लिए भी मैं जौनपुर के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मुझे पहले देना चाहिए कि मैं जौनपुर से चुनाव लड़ा। जो भी जहाँ था पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन आपकी सबकी भावनाएं मेरे साथ थी, और आप सब लोगों का योगदान मुझे जिताने के लिए था। इसके लिए भी आपका लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो साथी गए उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं गए उनके भी भाव और उनकी भी दुआएं मेरे साथ थी कि नहीं, हमारा भाई जीते, हमारा साथी जीते। तो आप सब लोगों के बदौलत मैं जीत करके आपके देश की लोकसभा में पहुंचा। आज जब हम अपने हक अधिकारों के बारे में सोचते हैं, आज जब सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, तो पढ़ाई के शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे। मध्य प्रदेश में 1.25 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें से 60,000 इस साल तक बंद हो गए, और उत्तर प्रदेश में 27,000 इस साल प्राइमरी स्कूल बंद हो। उन प्राइमरी स्कूलों में इस देश के गरीब और कमजोर का, किसान का, मजदूर का, आदिवासी का बच्चा पढ़ता है। हम सब के बच्चे पढ़ते हैं। हम में से कुछ लोग जो शहरों में आ गए, थोड़े पैसे हो गए, तो हम पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेते हैं, CBSE में पढ़ा लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते जो गरीब हैं, कमजोर हैं, गांव में हैं, जिनकी हैसियत पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की नहीं है, उनके बच्चे आज भी गांव में उन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अब उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले को हम याद करने के लिए बैठे। जब माता सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने ये संघर्ष शुरू किया,
तो उनकी ये कोशिश थी कि आज हम 2 मिलकर शुरू कर रहे हैं, 4 मिलकर शुरू कर रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियां इसके लिए संघर्ष करेंगी और जो अधिकार हम इनको दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के उन अधिकारों को हासिल करें। लेकिन आज ऐसा समय आया है कि जो अधिकार हमें पहले से मिले हुए हैं, फूले के संघर्ष के बदौलत, छत्रपति साहू जी के संघर्ष के बदौलत, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के बदौलत, वो अधिकार हमारे धीरे धीरे छिपते जा रहे हैं। हमें रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन आबादी के हिसाब से होना चाहिए। इस देश में जाति जनगणना की लोग मांग करते हैं, जाति जनगणना की हम मांग करते हैं, हम नारा लगाते हैं। बहुत सारे साथी जानते हैं कि जाति जनगणना क्या है और बहुत सारे साथी वैसे बोलते रहते हैं कि जाति जनगणना क्या है। जाति जनगणना का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि किस जाति की कितनी आबादी है इस देश में पता चल जाए और इस देश के जितने संसाधन हैं, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की, जल जंगल जमीन, इस देश का सरकारी खजाना जो आपका है, आपका हिस्सा है। इस देश के सरकारी खजाने में किसी और का पैसा नहीं है, वो आपका टैक्स का दिया हुआ पैसा है। तो सरकारी नौकरियां, जल जंगल जमीन, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी खजाने, उसमें आपकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब को हर क्षेत्र में आपको हिस्सेदारी और भागीदारी मिली। जाति जनगणना का मकसद है। लेकिन जाति जनगणना कराएगा कौन? अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं, 10 एकड़ जमीन है, तो बंटवारा कौन करेगा? घर का मालिक करेगा, पिता करेगा। अगर इस देश की जितनी संपत्ति है, सरकारी नौकरियां हैं, जल जंगल जमीन है, उसका मालिक कौन है? जिसको हमने बनाया। ये उसकी मर्जी है कि हमारा हिस्सा, हमारे बच्चों का हिस्सा हमें देता है या नहीं देता है, और हम हासिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जब एक गलत फैसला लेते हैं लोकतंत्र में, तो उसमें हम अकेले प्रभावित नहीं होते, हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। मेडिकल की सीटें जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें से 16,000 बच्चे ओबीसी के, जो उनको मिलना चाहिए प्राइमरी टीचर की नौकरी, उनको नहीं मिली। वो 16,000 पद जिसकी सरकार थी वो भाग गई हमारे गलत फैसले के कारण। तो हमने अपना नुकसान किया, अपने आने वाली पीढ़ी का किया, हमने अपने आने वाली पीढ़ी का नुकसान। और जब भी हम अपना गलत फैसला करते हैं तो हम अपना कम करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का ज्यादा करते हैं। हमारे पास अगर 1 एकड़ जमीन है, 1000-2000 स्क्वायर फीट में घर है, तो हमारी कोशिश होती है कि इसे कोई लेगा, हमारे बाद हमारे बेटे का होगा, हमारी बेटी का होगा।